बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हुआ, बन्नू में वहाँ पे नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो पढ़ने के बाद यानी कब तक हम लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, कब तक हम अपने आप को और अपनी कौम को धोखा देते रहेंगे, कब तक हम ऐसी खबरें जारी करती रहेंगे जो इदारे अपनी ख्वाहिश के ऊपर जारी करवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी की अकाउंटेबिलिटी ना हो, किसी से जवाब ना मांगा जाए। पाकिस्तान का किसी भी इदारे का बजट इतना बड़ा नहीं है जितना बजट हम अपने दिफा के ऊपर खर्च करते हैं। जितना पैसा हम लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपने दिफा के ऊपर, इतना पैसा तो हम कहीं भी नहीं लगाते। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बड़ी फौजों में से एक फौज है और फिलहाल पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं है कि हमने उनके साथ जंग लड़नी है। कश्मीर वाला मामला तो आपके सामने गया। अब जो लोग कहते थे फलस्तीन को पाकिस्तान आज़ाद करवाएगा, वो भी हमने देख लिया जो कुछ पाकिस्तान ने किया। तो क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग लड़नी है? कोई भी मुल्क ना पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, ना पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ जंग लड़ना चाहता है। ले दे के ये दहशतगर्दी के वाकयात हैं और इतनी बड़ी हमारे पास माशाल्लाह फौज है, इतना जबरदस्त निजाम है इंटेलिजेंस का, एजेंसियों का, लेकिन हमें बार बार नाकामी क्यों होती है? खबर जारी करवाई जाती है जी दहशतगर्द हमला नाकाम हो गया। ऐसी खबर जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला करने के बाद भी कहा गया कि दहशतगर्द हमला नाकाम हो गया। जहां जहां पे बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, GHQ पे अटैक हुआ था, बाद में कहा गया दहशतगर्द हमला नाकाम हो गया। कराची में जो मेहरान एयरबेस है वहां पे अटैक हुआ था, हमारे बहुत कीमती तैयारे तबाह कर दिए थे दहशतगर्दों ने, बाद में कहा गया जी हमला नाकाम हो गया। जितने भी आज तक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, उनके बाद में एक बात जरूर की गई है पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक, और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको चलाया भी है कि दहशतगर्दी का हमला नाकाम हो गया। ये जो खबर चलाई जाती है ना, इसके बाद नतीजा क्या होता है? हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हम अपनी कमियों और कोताहियों की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम सारी तवज्जो मोड़ देते हैं कि जनाब हम तो कामयाब हो गए हैं। अब ये कैसा दहशतगर्दी का जो हमला था जो नाकाम हुआ है, जिसमें 18 शहीद हो गए हैं पाकिस्तानी और दर्जनों जख्मी हो गए हैं, और पूरे बन्नू के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इवन पूरे मुल्क के अंदर खौफ व हरास फैल गया है। यानी दहशतगर्द का काम तो दहशत फैलाना है, तो वो दहशत फैलाने में कामयाब हो गया। यानी इतना बड़ा हमला था कि 2 खुदकुश बमबार थे, उसके अलावा वहां पे दूसरे दहशतगर्द 7 उनके आए थे अटैक करने के लिए। 16 दहशतगर्द बकौल सिक्योरिटी जराये के मारे गए हैं और जो शोहदा है उनकी तादाद 18 है। 18 शोहदा के बाद, दर्जनों जख्मियों के बाद भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ? दहशतगर्दों का हमला नाकाम तब होता जिस जगह पे ये प्लानिंग कर रहे थे उस जगह पे इनको पकड़ लिया जाता। ये नाकाम तब होता जब ये हमला होने से पहले इसको डिफ्यूज कर दिया जाता, जब किसी एक शख्स का भी खून ना बहता, कोई एक धमाका ना होता और गोलियां चलाने की नौबत ना आती, और अगर आती तो उसके अंदर सिर्फ दहशतगर्दों का नुकसान होता। हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी कौम को भी धोखा देते हैं। यहां पे ये दहशतगर्दी आई कैसे, इस पे मैं बाद में बात करता हूं। एक बड़ा इंकशाफ है जो शामदाना गुलजार साहिबा ने किया है। इससे मिलती जुलती चीज जो है वो मोहम्मद मालिक जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताई है, और कुछ फैक्ट्स मेरे पास है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका सूबा बराह रास्त मुतासिर हुआ है, उन्होंने इस पे क्या स्टेटमेंट दिया है। पहले गंडापुर साहब ने वफाक के ऊपर बहुत तनकीद की है इस सारे मामले पे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजिश से गिराने के बाद उनकी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। सिर्फ उन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया है। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा दिया है। ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे। यानी क्या जानबूझ के पॉलिसी नहीं बनाई जा रही? और अगर पॉलिसी नहीं बनाई जा रही तो क्यों नहीं बनाई जा रही? ये सवाल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूछ रहा है। उनका कहना है कि इनको परवाह नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। करम में अमनो अमान कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। करम में जिन लोगों ने हमला किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको दहशतगर्दों की तरह मारा जाएगा। अब ये जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है वहां का वजीर आला कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो दहशतगर्दी के मामले को संजीदा नहीं ले रही। लेकिन जो दहशतगर्द आते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं, और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले रस्तों के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे तो बहुत बड़ा, मैं तो क्योंकि घूम के गया हूं वहां से, तो बहुत बड़ा वहां पे एक जंगला लगा हुआ है और जबरदस्त किस्म की फेंसिंग की गई है। 1-1 किलोमीटर के फासले के ऊपर वहां पे FC की चेक पोस्टें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टें हैं, जगह जगह फौज बैठी हुई है, पूरा इंटेलिजेंस का एक मरबूत निज़ाम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनकी मौजूदगी में कैसे हो जाता है कि दहशतगर्द आ भी जाते हैं
کامیابی سے حملہ بھی کر دیتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے اپوزیشن لیڈر نے دیا ہے, عمر ایوب صاحب نے, پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے, اور انہوں نے کہا کہ بنو کینٹ اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں. دہشت گردی کی یہ جو لہر ہے یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان ایجنسیوں کے افسران کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک مطالبہ ہے ان کا کہ افسران سے پوچھے نا کہ کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے. پاکستان میں اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جو کسی بھی مہذب ملک کے اندر ہوتے تو وہ اکاؤنٹیبل کرتے, وہ بتاتے کہ فلاں آفیسر کی ڈیوٹی تھی, فلاں بندے کی ذمہ داری تھی. انٹیلیجنس کا فیلئر ہوا ہے تو فلاں ایجنسی کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے, لہذا ہم انہیں اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں اور ان بندوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نوکری سے یا تو نکالا جا رہا ہے یا آپ کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے یا آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے کبھی ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. 70-80 ہزار پاکستانی شہید ہو گئے ہیں, ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی ہی کوئی نہیں ہوئی کہ یہ کس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں اور اتنی ناکامیاں کیوں ہوئی ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان ایجنسیوں کے افسران کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری توجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. بنو اور بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں مذمت کرتا ہوں, ان ایجنسیوں کا دھیان صرف پاکستان تحریک انصاف پر ہے. ایجنسیوں کے افسران کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ ایجنسیاں لوگوں کو لاپتہ کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے گھروں میں ایجنسیوں کے لوگ ہی جاتے ہیں. پنجاب اور اسلام آباد پولیس چور اور ڈاکو بن گئے ہیں. یہ لوگ بھتے لیتے ہیں. ہماری حکومت میں دہشت گردی بالکل ختم ہو گئی تھی. یہ بات ٹھیک ہے, دہشت گردی پاکستان تحریک انصاف کا دور, اور یہ خالی پاکستان تحریک انصاف کا کمال نہیں تھا. یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ایک تواتر تھا آپریشنز کا, پاکستانی قوم کا. پاکستانی قوم نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر بڑی قربانیاں دے کر بڑی مشکل سے پاکستان میں امن و امان قائم کیا تھا. لیکن پھر جب عمران خان صاحب کا دور حکومت ختم ہوا تو دہشت گردوں کو پاکستان میں لایا گیا, ایک پالیسی کے تحت لایا گیا. یہ پالیسی جنرل باجوہ نے دی تھی. اب اس کے بارے میں پہلے آپ ایک محمد مالک کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. یہ سٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کھیل شروع کیسے اور کہاں سے ہوا. محمد مالک کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ سے کئی بار پوچھا کہ کیا عمران خان کے دور میں لوگوں کو لا کر خیبر پختونخوا میں سیٹل کیا گیا تھا. اس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ 5000 لوگوں کو خاندانوں سمیت سیٹل کرنا تھا. لیکن پھر عمران خان کی حکومت چلی گئی اور یہ منصوبہ ہی رہا. یہ جنرل باجوہ نے محمد مالک کو کہا. لیکن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کوئی دہشت گرد واپس نہیں آیا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اور حکومت کے اندر سے اس پہ بڑی سخت مخالفت ہوئی تھی. یہ ایک تجویز ضرور سامنے آئی تھی, لیکن یہ نہیں بتا رہے جنرل باجوہ کی بات محمد مالک صاحب کہ یہ تجویز کہاں سے سامنے آئی تھی. یہ تجویز پاکستان کی ISI اور پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی تھی. اور جنرل باجوہ سیاستدانوں پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان دہشت گردوں کو پاکستان میں آنے کا موقع دیا جائے اور ان کو لا کر یہاں پہ سیٹل کیا جائے اور ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. اس پہ پاکستان تحریک انصاف ایک میکینزم بنانے کی بات کر رہی تھی کہ جناب ایسے اگر ہتھیاروں کے ساتھ لوگ یہاں پہ آ گئے تو یہ امن و امان کو خراب کر دیں گے, یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو کیسے تسلیم کریں گے. بہت سارے سوالات تھے جن کے جواب ڈھونڈے جا رہے تھے. اتنے میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی. جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد بائی ڈیزائن مراد سعید صاحب کے بقول دہشت گردوں کو لا کر پاکستان میں بسانا شروع کیا گیا. پھر پاکستان تحریک انصاف نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بڑا زبردست احتجاج کیا, خصوصاً مالاکنڈ کے علاقوں میں, دیر کے علاقوں میں. اور اس احتجاج کے نتیجے میں پھر خیبر پختونخوا پولیس کی نگرانی میں جو دہشت گرد آئے تھے پہاڑوں پہ وہ واپس جانا شروع ہوئے. دھمکیاں لگائی گئیں ان لوگوں کو جو امن کے لیے نکلے تھے. دونوں جانب سے مطلب یہ ہے کہ مراد سعید بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کی جانب سے بھی انہیں دھمکیاں ملی, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ دہشت گردوں کی جانب سے بھی ان کو دھمکیاں ملی. اور یہ ہو یہ رہا تھا کہ پاکستان کے اداروں نے فیصلہ کیا تھا کہ دہشت گردوں کو واپس لا کر پاکستان میں بسایا جائے. جنرل باجوہ کی بات جو ہے وہ محمد مالک کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. وہ بتا رہے ہیں کہ بار بار انہوں نے جنرل باجوہ سے پوچھا اور جنرل باجوہ نے اس بات کا اعتراف کیا, اور بعد میں یہ لوگ پاکستان میں لائے بھی گئے. اور اس کا اعتراف اس وقت نہیں کیا حکومت نے, لیکن بعد میں یہ ملبہ جب تھوڑا وقت گزر گیا, چند مہینے گزر گئے, تو حکومت کو لگا کہ لوگ بھول جائیں گے, تو یہی ملبہ اٹھا کے بعد میں عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو انہیں لگا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, لیکن عوام نے حقائق نکال کر سامنے رکھ دیے کہ عمران خان کے دور میں اس کی مخالفت ہوئی تھی, جبکہ PDM کی جب حکومت بنائی گئی تھی
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो हुकूमत बनाई थी, उस हुकूमत में दहशतगर्द वापस आए थे, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने शदीद रद्द अमल दिया था। अब जरा शानदाना गुलजार साहबा का स्टेटमेंट देखिए। वो ये बताती हैं कि जनरल बाजवा ने स्वात के सरकट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे और कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान में और केपी में खत्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ 3 साल के लिए। ये शानदाना गुलजार का इंकशाफ है। यानी एक पॉलिटिकल फोर्स को खत्म करने के लिए एक मुसल्ला फोर्स को पाकिस्तान में मंगाया जाएगा। ये शानदाना गुलजार साहबा जो है वो मेंबर कौमी असेंबली है, कोई आम खातून नहीं है। और ये खैबर पख्तूनख्वा में बहुत वाइब्रेंट है वहां की पॉलिटिक्स में। और वो जो बात कह रही है उन्होंने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं इससे पहले भी, और अब अगर वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब तो है। और वो साफ कह रही हैं कि जनरल बाजवा उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाई डिजाइन दहशतगर्दों को लेकर आना चाहते थे बालाकंड में या खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां जो हुकूमत है या जो उनका जोर है उसको खत्म किया जा सके। यानी तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में खत्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ 3 साल के लिए। अब ये वापस आएंगे तो आपकी मर्जी से जाएंगे। अब ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसका जवाब कौन देगा? इस दहशतगर्दी से कौन निपटेगा? एक और नाजरीन मामला जो है वो ये है कि जो नमाज जनाजा हुआ वहां पे शोहदा का बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की है बन्नू में। अगर आप वो मनाजिर देखें तो कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन इस जनाजे के लिए ना वजीर आजम गए और ना आर्मी चीफ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जरा सी बात होती है तो नवाज शरीफ का, मरियम का, शहबाज शरीफ का, आर्मी चीफ का, सबका स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन यहां पे अभी तक मैं स्टेटमेंट देख नहीं रहा। मेरे सामने ये अखबारात खुले हुए हैं, ऑनलाइन अखबारात हैं। इसके अंदर ये मेरे पास ARY है, जियो है, एक्सप्रेस है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक दफा फिर देख लेते हैं रिफ्रेश करके, मुझे किसी किस्म की कोई खबर नहीं मिल रही। ये मैं निकाल के देख रहा हूं, ना मुझे किसी नमाज जनाजा के साथ आर्मी चीफ नजर आ रहे हैं, ना मुझे वजीर आजम नजर आ रहे हैं, ना मुझे नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट अभी तक नजर आ रहा है। ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं। यहां पे मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि अमेरिका के साथ शहबाज शरीफ साहब कोई स्टेटमेंट जो है उसका तबादला कर रहे हैं। वो मैं बताता हूं क्या मामला है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान अगर एक हादसे में रेंजर्स एहलकार शहीद हो जाएं तो वहां पे नमाज जनाजा पढ़ने ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना होता है, उसको दीवार के साथ लगाना होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो पूरी फोर्स को तगड़ा किया जाता है ना, खड़ा किया जाता है। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जब मुकाबला हो रहा है तो वहां पे क्यों नहीं जा रहे? वहां पे भी नमाज जनाजा में जाना चाहिए, वहां पे भी उसी तरह को जोशो खरोश दिखाना चाहिए जैसा जोशो खरोश एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के लिए दिखाया जाता है। और ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, आम आदमी इसे फील करता है। वो ये फील करता है कि दहशतगर्द आए, उन्होंने पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया, पाकिस्तानियों का नमाज जनाजा हो रहा है, ना आर्मी चीफ है ना वजीर आजम है। वैसे तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी होना चाहिए था। लेकिन एक सियासी जमात एहतजाज करती है और एक हादसे के नतीजे में, जिस हादसे से उस सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, 3 एहलकार शहीद हो जाते हैं, तो उनके नमाज जनाजा में वजीर आजम भी पहुंच जाते हैं और आर्मी चीफ भी पहुंच जाते हैं और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब ले? यानी आप उभारते हैं हर उस जज्बे को जो एक सियासी जमात के खिलाफ पैदा हो सकता है, और दहशतगर्दी के खिलाफ क्या आपकी वो तवज्जो नहीं है? अब कोई किसी किस्म का जब तवज्जो ही नहीं है तो फिर किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी? कौन पूछेगा कि कौन जिम्मेदार है इस दहशतगर्दी के वाकये का? पाकिस्तानी पहली मर्तबा सवाल उठा रहे हैं, जोरदार तरीके से उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट किया, वहीं से मेरी तवज्जो हुई इस बारे में। फिर मैंने देखा कि वाकई में नवाज शरीफ साहब ने तो कोई बात ही नहीं की इस बारे में। जिस नवाज शरीफ के लिए पूरी कौम को खिलाफ कर लिया गया, इस नवाज शरीफ ने बन्नू वाकये की मजम्मत का कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। इमरान खान जेल में बैठकर मुल्क के लिए फिक्रमंद है, बढ़ती दहशतगर्दी पर फिक्रमंद है, दहशतगर्दी के खात्मे के हल तजवीज कर रहा है, और जिसकी 17 सीटों की पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, वो इस जंग की ओनरशिप तक लेने को तैयार नहीं है। ये सिद्दीक जान साहब ने बात की है और बात बिल्कुल ठीक की है। यानी आप इस बात को हवा में नहीं फेंक सकते। वजह यह है कि इस हुकूमत की तो तवज्जो ही नहीं है। इन्हें अभी आप कह दें कि इमरान खान पे अटैक करना, और मजे की बात यह, इन्होंने जितना जोर लगाया ना इमरान खान को मारने के लिए, चाहे पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, इतना बजट लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, एक के बाद एक अपना
डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करते चले जा रहे हैं। कोई 2-3 तो लॉन्च हो गए हैं, एक आधा सुनने में आ रहा है कभी मजीद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों की जानिब से, इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। तो ये सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, अरबों रुपए भी खर्च कर लिए, जुल्म जबर और फस्तायत का बाजार भी गर्म कर लिया, अदलिया को भी तबाह कर दिया, आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल कर लिया। सारा कुछ करने के बावजूद मैं एक बात लिख कर देता हूं कि जिस दिन कैदी नंबर 804 बाहर आएगा ना, वो कुरान पाक की एक आयत पढ़ेगा और इनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वो जिस दिन बाहर आकर कहेगा ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आपके अरबों रुपए उड़ जाएंगे जितनी आपने आज तक कंपेन की है, क्योंकि ये कौम को शऊर दिया इमरान खान ने। इमरान खान की कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है, उन्होंने माजी में बहुत गलतियां की होंगी, सब लोग करते हैं, मैंने गलतियां की हैं, इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इमरान खान का जो एहसान अजीम है इस कौम के ऊपर कि वो जो मसला इस कौम को पिछले 70 साल में समझ नहीं आ रहा था, वो मसला इमरान खान ने कौम को समझा दिया है और कौम को अब इतनी समझ आ गई है कि वो अब किसी की बातों में आने की नहीं है। यानी जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितना मर्जी आप पैसा खर्च कर लें, जो मर्जी आप कर लें, जमीन आसमान के आप कलाबे मिला लें, जितने मर्जी मरासी आप हायर कर लें, जैसा दिल करता करके देख लें, जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा वो निकल कर कहेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है। मुझे नहीं पता कल इमरान खान साहब आने के बाद कोई गलती करें और गलती करने के बाद उनकी मकबूलियत को ठेस पहुंचे, मुमकिन है, लेकिन इस वक्त इमरान खान का इस मुल्क में तोती बोलता है। कल सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने क्या जो है वो इंकशाफ किया था, मेंबर कौमी असेंबली है, उन्होंने दावा किया कि आर्म फोर्सेस के अंदर एक सर्वे करवाया गया और उसमें 94% इमरान खान साहब मकबूल हैं। 94% इमरान खान साहब मकबूल हैं, ये उन्होंने क्लेम किया है। अब नाजरीन, ये जो अमेरिका वाली खबर है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। खबर ये है कि एक दहशतगर्दी का नेटवर्क था और इसने अटैक किया था अमेरिकन के ऊपर, जब अमेरिकन का 3.5 साल पहले अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में अपना खिताब करते हुए 2021 में अमरीकी फौज के इनखला के दौरान जब वो अफगानिस्तान से निकल रहे थे तो काबुल एयरपोर्ट पे एक बम धमाका हुआ था जिसमें 13 अमरीकी फौजी जो है वो हलाक हो गए थे। इसमें जो है वो इंटेलिजेंस फ्राहम की अमेरिकन CIA ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने कोशिश करके वो बंदा जो दहशतगर्द है मोहम्मद शरीफुल्लाह, उसे गिरफ्तार करवा दिया, बल्कि पकड़ के उसको हवाले करवा दिया अमेरिका के। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये एक मौका है और उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो कहा कि आपने हमारा किरदार तस्लीम किया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का, शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा जी हमने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा किया है और अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। मजे की बात यह है शहबाज शरीफ साहब उसी ट्विटर के ऊपर से ट्वीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, जो ट्विटर उन्होंने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, अंदाजा करें आप। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कोशिशें करता है दहशतगर्दी के खिलाफ, और अमेरिकन के इशारों के ऊपर या अमेरिकन के बताने के ऊपर हमने पहले भी बहुत काम किए। अमेरिकन को तो हमने कभी नाराज किया ही नहीं। वो जब जब हमें कोई भी हुक्म देते हैं पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी हुकूमत उसको बजा लाते हैं, और हमारा रिकॉर्ड इस मामले में मैंने आपसे पहले भी कहा था बहुत अच्छा। हम पूरी एफर्ट करते हैं जब भी अमेरिका कोई हुक्म करता है। अब इस मामले को लेकर जो है वो किसी को भी कोई एक नया नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक डेवलपमेंट है जिसके ऊपर अमरीकी सदर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन याद रहे कि अमरीकी सदर ने अभी तक इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर जो एक फेक इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से या पाकिस्तान में जुल्म जबर और फस्तायत का जो एक बाजार गर्म है उसके हवाले से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पार्टी के लोग इस बारे में बात करते रहते हैं। पहले रिचर्ड ग्रेनल करता था, लेकिन जब से हुकूमत बनी है तब से उसने बात नहीं की। और जो विल्सन जो है वो आजकल बहुत बात करता है। किसी दिन अचानक ये चुप भी हो सकता है, लेकिन किसी दिन मामला दूसरी तरफ भी जा सकता है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली पाकिस्तान में आवाज उठाएगा इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, क्योंकि उसने वादा कर रखा है। अब देखते हैं कि ये मामला कब होता है और किस तरीके से होता है। नाज़रीन, उमर अयूब साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि 2 सालों में 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और लगातार पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि महंगाई कम करने की जो हुकूमत दावे कर रही है, कोई भी वजीर मेरे साथ निकले अवाम के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अवाम के अंदर तो कोई निकल ही नहीं सकता इनमें से।
جائے نہ جا کے پبلک سے پوچھیں کیا ہم نے مہنگائی ختم کر دی ہے. اگر آپ نے مہنگائی ختم کی ہوگی تو عوام آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائے گی, اور اگر آپ نے مہنگائی بڑھا دی ہے تو پھر آپ کو پیڈ قسم کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے پڑیں گے, لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا, اپنے ورکر ڈھونڈنے پڑیں گے, ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جنہیں آپ خرید کے لے جائیں اور جا کے اپنی سیلفیاں یا ٹک ٹاکس وغیرہ بنا لیں. اس کام میں مریم نواز بہت تیز ہے, آپ ان سے جو ہے وہ اس میں لے سکتے ہیں, تربیت بھی لے سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑے زبردست قسم کے جو ہیں وہ فیک پروگرامز کیے ہیں, بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ نئی نسل ہے, یہ نہ بیوقوف بنتی ہے اور نہ یہ بننے دیتی ہے, بلکہ یہ حقائق نکال کر سامنے رکھ دیتی ہے. ناظرین, نان کسٹم گاڑی کے اوپر جھنڈا لگانے کا جو معاملہ تھا, ایک خبر آئی تھی, شہباز رانا صاحب کی خبر تھی کہ جو وفاقی وزیر خزانہ ہے انہوں نے ایک نان کسٹم گاڑی کے اوپر جھنڈا لگانے کا حکم دیا تھا کہ جناب جھنڈا لگایا جائے ایک نان کسٹم گاڑی کے اوپر. اس معاملے کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جنید اکبر صاحب کی ہدایت پہ اٹھایا گیا ہے اور کسٹم کلیکٹر عائشہ نیاز کے ٹرانسفر کا نوٹس لیا گیا ہے. وزیر خزانہ نے نان کسٹم گاڑی پر جھنڈا لگانے کا حکم کیوں دیا گیا, یہ بھی پوچھا. کیا نان کسٹم پیڈ گاڑی پر وزیر کا جھنڈا لگایا جا سکتا ہے؟ 1 ہفتے میں تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروائیں. یہ جناب سوال جنید اکبر صاحب نے اٹھا دیے ہیں اس خبر کے بعد. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اب پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس خاتون کو کیوں کھڈے لائن لگایا اور ان سے کس چیز کا انتقام لیا. اور نان کسٹم پیڈ گاڑی اگر وزیر خزانہ چلائے گا تو پاکستان کی معیشت کون چلائے گا؟ وہ بھی پھر نان کسٹم پیڈ ہی چلتی رہے گی. جیسے گاڑی نان کسٹم پیڈ چلتی ہے ایسے ہی پاکستان کی معیشت بھی نان کسٹم پیڈ ہی چلتی رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.